हाल ही में चाइना के हुनान क्षेत्र के वांगू गोल्ड एरिया में करीब 1000 टन सोने का भंडार मिला है, जो कि भारत में आरबीआई के पास रखे सोने से 150 टन सोने से भी ज़्यादा है। चाइना में मिले इस सोने के खजाने की वैल्यू लगभग 83 बिलियन डॉलर है, जो कि भारतीय रुपये में करीब 6 लाख करोड़ के बराबर है। दोस्तों, अब तक आप सुनते आए होंगे कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसे मैं भी मानता था, बल्कि मैं तो सोने की चिल मानता था। लेकिन आज क्या हुआ? भारत इतना पीछे क्यों होता जा रहा है? और जो देश हमसे पीछे हुआ करता था, आज हम उसकी बराबरी तक नहीं कर सकते। आज जो चाइना में सोने का भंडार मिला है, क्या भारत में भी पहले कभी मिला है? और मिला भी है तो कितनी जगह मिला है और कितनी मात्रा में? आज के इस वीडियो में हम ये सब जानने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि भारत किस मामले में दुनिया से पीछे है और इसके लिए क्या कदम उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं भारत और चीन की इस गोल्डन युग की पूरी कहानी को विस्तार से। Gold ore deposit discovered in China. Massive gold deposit found under sea in China. चीन को अब दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन मिल गई। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी की सोर्सेज के लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से सारे लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इतिहास में चीन और भारत के बीच सबसे पहले सोने का उपयोग कब किया गया था, तो इसमें आता है भारत में सबसे पहले सोने का उपयोग किया गया था। आज से लगभग 4000 साल पुराने कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में सोने की खनन होने की साक्ष्य मिली है, जो कि उस समय वहां की जनजातियां एवं सभ्यताएं सोने को निकालने के लिए हाथों से खनन किया करती थी। और 322 ईसा पूर्व में मौर्य काल के समय सोना अलग अलग देशों से व्यापार के माध्यम से हमारे भारत में अधिक मात्रा में आना शुरू हुआ। और तब से 16वीं से 17वीं सदी मुगल काल तक हमारे भारत में सोना व्यापार माध्यम से आता रहा। और उतने समय के बीच भारत में सोने की अधिकता के कारण भारत वर्ल्ड में टॉप पर आता था सोने के मामले में। और इसी कारण भारत को इतिहास में सोने की चिड़िया कहा गया है। मगर आज के समय में यह देखा जाए तो भारत आज इस मामले में 8वें नंबर पर आता है। आखिर इतने सालों में आज क्या हो गया कि भारत इतना पीछे होता जा रहा है? इसे समझने से पहले ये समझते हैं कि चीन में सोने के उपयोग के लिए खनन कब से शुरू है। चीन में आज से 3600 साल पहले करीब 1600 ईसा पूर्व के समय सांग और झोउ वंश राज किया करते थे। और उस समय सोना आभूषण, धार्मिक प्रतीक और एक राजा के खजाने के रूप में उपयोग किए जाते थे। उस समय वहाँ के लोग सोने को नदी की रेत और पहाड़ी क्षेत्रों से हाथों से निकालते थे। तभी से वहां पर सोने की खनन का प्रचलन कई वंशों द्वारा जारी रहा। जैसे 206 ईसा पूर्व में वहां के हान वंश ने काफी खनन करवाया। चीन में सोने की खनन करवाने की रुचि प्राचीन काल से ही देखी जा सकती है, जिसके कारण चीन में सोने की खनन करने की कीड़ा आज भी बरकरार है। इन्होंने 19वीं सदी से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए आज चीन में सोने की 117 चालू खदानें हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारत में कम खदानें हैं, भारत में भी 550 सोने की खदानें हैं, मगर एकमात्र कर्नाटक में ही 2 सोने की खदानें चालू है, कोलार गोल्ड एरिया और हट्टी गोल्ड माइंस। तो भारत में 2022 में सिर्फ 1.6 टन सोने का उत्पादन किया गया था और चीन में 2022 में 314 टन सोने का उत्पादन किया गया था। और आप आज चाइना में एक और सोने की नई खदान तो देख ही सकते हैं। अब तक दुनिया का सबसे बड़ा खदान ऑस्ट्रेलिया में 8 से 10 ग्राम सोने का उत्पादन प्रति 1 टन अयस्क में किया जाता था, मगर चाइना में पाए गए इस नए सोने के खदान में करीब 8 से 136 ग्राम सोने की मात्रा उपलब्ध है। तो ये अचीवमेंट चाइना ने कैसे कर लिया और हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका कारण है मशीनें। चाइना के पास भारत के मुकाबले सोने की खनन करने के लिए काफ़ी एडवांस मशीनें उपलब्ध हैं। ये कुछ मशीनें जो कि चाइना की एडवांस मशीन्स हैं। और बात करें भारत की, तो भारत में भी मशीनें उपलब्ध हैं, मगर काफ़ी कम बजट वाली। मतलब सीधी सी बात है, भारत अभी चीन से काफ़ी पीछे है। आखिर क्यों? भारत को तो साल 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिल चुकी थी और उसके 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को भी चीन विदेशी नियंत्रण और सिविल वॉर का सामना करके आज़ाद हुआ था।
हाँ, मैं मानता हूँ कि चीन उस समय काफ़ी गरीब हुआ करता था, मगर चीन ने तो कुछ साल में ही अपनी अर्थव्यवस्था सुधार ली और भारत पीछे रह गया। तो अब मैं आपको बताऊं कि चीन का इतना जल्दी आगे बढ़ना, तो चीन ने कई काम किए हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया, टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्ट किया, एजुकेशन सिस्टम में ध्यान दिया और लोगों के स्किल्स डेवलपमेंट में आगे बढ़ा। और उसने विदेशी कंपनियों की कॉपी की। हाँ, चीन पहले विदेशी कंपनियों की कॉपी किया करता था, लेकिन उसने बाद में इम्प्रूव तो किया और विदेशी कंपनियों जैसे गूगल और अमेजन को अपने देश से हटाकर अपनी कंपनी बैडू और अलीबाबा को आगे बढ़ाया। तब जाकर आज चाइना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अब नज़र डाली जाए भारत इतना पीछे क्यों रह गया, तो इसके पीछे कई कारण है, मगर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आप मोटा माटी ये जान लो कि भारत में आज़ादी से 400 साल पहले से आज़ादी तक जितने भी विदेशी राज जैसे अंग्रेज और ब्रिटिश आए और रहें, वे भारत को एक पके हुए आम की तरह चूस गए और उसकी बची हुई गुठली को फेंके भी तो टुकड़े करके, और उसमें लगने वाली चींटियां यानी हमें झगड़े भी करवाए हैं तो धर्म के नाम पर। बस आगे भारत को पीछे होने का यही कारण है। और अंत में मैं देश को आगे बढ़ने की बात करूंगा तो मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जाए, लोगों के माइंडसेट डिग्री लेना और जॉब्स लेना इसे चेंज किया जाए और उनकी स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर ध्यान दिया जाए। हाँ, भारत में स्किल इंडिया नाम से कई अभियान चलाए जा रहे हैं लोगों के स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर, मगर कहीं न कहीं यह कारगर होता नज़र नहीं आ रहा है। और बिजनेस स्टार्टअप्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए सरकार द्वारा, न कि किसी कठोर नियमों द्वारा उन्हें किसी तरह दबाना। अगर किसी स्टार्टअप को शुरुआत में किसी बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़े तो इसमें सरकार द्वारा संभव समर्थन करा जाए। अगर भारत में अधिक से अधिक इंपोर्ट होने की बजाय अधिक से अधिक एक्सपोर्ट हो तो भारत काफ़ी तेज़ी से अन्य देशों के मुकाबले आगे निकल सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए जानकारीपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं नए जानकारियों के लिए। धन्यवाद।